यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव संस्थान की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम महा मैराथन जीएस की एमसीक्यू क्लास बनाते हैं। तो आज 7वीं क्लास है जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी रहेगी, चाहे वो एसआई हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो या इसके अलावा जीडी हो, अग्निवीर, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पैट, एनीवे किसी प्रकार की आप परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। कृपया करके इस वीडियो को पूरी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि कम से कम अगर हमने किसी चीज़ में कदम रखा है तो हमें अपना आप पर इतना पूर्णतः विश्वास होना चाहिए ताकि जब तक मंजिल पर ना पहुँचे तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, गौतम बुद्ध नगर। और यदि गौतम बुद्ध नगर जैसे गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा तो ऑप्शन में संत रविदास नगर होता है, या फिर इसके अलावा भदोई कह सकते हैं। और यदि ये ना हो तो हापुड़ लगा सकते हैं, और हापुड़ ना हो तो गौतम बुद्ध नगर लगा सकते हैं। व्याख्यात्मक में देखेंगे, अम्बेडकर नगर का 2350 किलो वर्ग मीटर है, और कानपुर नगर का 3155 किलो, और गौतम बुद्ध नगर का 1282, और संत कबीर नगर का जो है 1646। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो ये जो है इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, आदित्य L1 मिशन। तो इसरो के सोलर मिशन की हर बात जानिए। इसरो आज 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 पर इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा और जानकारी लेंगे, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर देखी जाए तो माउंट एवरेस्ट है। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 हुआ करती थी, आज इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। तो ये हिमालय पर्वत की ही चोटी कहलाती है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय पर्वत का निर्माण एक टैथिस सागर हुआ करता था, वहाँ पर टेक्टोनिक की एक घटना हुई जिसके कारण इसका धरातल का भाग जो ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने की वजह से वहाँ पर एक चोटी बनी। हिमालय पर्वत बना विश्व का सबसे बड़ा, और इस पर एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और यदि हम इसमें चीन में देखें तो कोमालगमा के नाम से जानते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पर देखे जाए तो विश्व की दूसरे नंबर की चोटी POK में है, K2। इसे काराकोरम या माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व की तीसरे नंबर की चोटी जो है भारत में सिक्किम राज्य में है, कंचनजंगा, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है? देखो, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो क्वेश्चन पुश करके आप जो है कुछ देर रोक करके उसका आंसर डिसाइड करो कौन सा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिल करके देख लिया करो कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो ऑप्शन का डी सही है, हवाई द्वीप। तो थोड़ा प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। विश्व महासागर दिवस क्वेश्चन में आए तो 8 जून को मनाया जाता है, और 8 जून को ही विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की गर्त सबसे बड़ी, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी गर्त है प्रशांत महासागर में मैरियाना, 11,022 मीटर कह सकते हैं कि 11 किलोमीटर गहरी है, और ये सबसे गहरी है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, गोवा द्वीप के समीप ये स्थित है। इसके अलावा प्रशांत महासागर की कुछ और गर्त हैं, जैसे टोंगा है 9,000 मीटर, और मिंडनाओ है 1,500 मीटर। वर्तमान में कुल गर्त जो है 57 है। प्रशांत महासागर 32 सबसे अधिक गर्त इस महासागर की है। अटलांटिक महासागर 19 और हिंद महासागर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? तो अभिधम्म में जो लिखा है ये लिखा है मोगलीपुत्र तीस ने लिखा है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखें, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। अच्छा समझिए कि भैरी घोष क्या होता है, युद्ध के नगाड़ों का घोष भैरी घोष का होता है, धम्म घोष का मतलब धर्म की विजय। अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने ये कह दिया था कि हमें कोई युद्ध नहीं करना चाहिए, कोई साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्धों में नहीं उतरना चाहिए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा इसने कुछ कहा था। अहरोरा लेख से अशोक का बौद्ध धर्म होने का अनुयायी होने का प्रमाण मिला है, और तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के ही शासनकाल में हुई है, जिसमें अध्यक्ष रहे हैं मोगलीपुत्र तीस और स्थान पाटलिपुत्र और सन 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फ़ारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न इसाक़ समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की है? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, कालीकट। थोड़ा देखेंगे ज़रा इसके बारे में भी। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का फर्स्ट ने की है। और इटली का यात्री निकोली कॉन्टी जो था, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था 1420 ईस्वी में, और देवराय सेकंड 1422 से 1446 का कार्यकाल रहा है। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। और फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक़ भारत आया था इसके शासनकाल में 1442 में। और कवि श्रीनाथ भी इसे ही कहा जाता है। इसे जगबेटकर हथियारों का शिकारी भी कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ है। और चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, अफगानिस्तान। तो थोड़ा देखेंगे आंदोलन के बारे में, सूफियों के बारे में। देखो, क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि खनका या मठ किसे बोला जाता है सूफियों में। तो सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें बोला जाता था बासारा। इस्लामी सिद्धांत के समर्थक को बोला जाता था। और बेसारा, ये भी जो इस्लाम को के सिद्धांत के समर्थक नहीं हुआ करते थे उसे बेसारा। चिश्ती सिलसिले अजमेर मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और कदारी सिलसिला या धर्म संघ भी कह सकते हैं, सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने स्टार्ट किया। गाने बजाने का ये विरोध करते थे। और नक्शबंदी या धर्म संघ या सिलसिला से संबंधित थे, ये इसके भी विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो कार्यकाल से जो हटा सकता है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया है। राज्यपाल के बारे में कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए, अगर हमारी इसी तरह से रोज़ वीडियो देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन व्याख्यात्मक तैयार करवा देते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने रिपीट होते रहेंगे यदि आप हमारी रोज़ाना वीडियो देखते हैं। तो इससे आपकी किसी भी परीक्षा की तैयारी बड़ा बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस हमारी वीडियो देखना, रटवाने का काम मेरा है। ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। डेली हमारी वीडियो देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं कि आगे भी अपने दोस्तों और शेयर में दोस्तों को भेजें, फ्रेंड को भेजें अपने कि इस वीडियो को देखें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ जाए थोड़ा और आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे मेहनत करें। तो देखेंगे राज्यपाल के बारे में। ये कार्यपालिका का हेड है, लेकिन इसे वास्तविक सीएम भी कहा जाता। लेकिन अगर कार्यपालिका का ये पूछा जाए कि वास्तविक कौन होता तो सीएम होता है। पद अनुच्छेद 152 में है राज्यपाल के लिए। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए है, कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल या दो से अधिक हो सकता है। अनुच्छेद 154 इनकी शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 155 नियुक्ति का वर्णन है। और नियुक्ति जो होती है केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब चाहें हटा सकते हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 156 में पदत्याग है। और राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताना कि शरीर की विशालतम धमनी है। जी, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, ओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। हाँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सी ऑप्शन इसका बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई में देखेंगे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी सही हैं। फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जिसके माध्यम से कंप्यूटर में कोई भी डाटा प्रवेश किया जाए उसे इनपुट कहते हैं। और जिसके माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश हुआ डाटा परिणाम हमें दिखता है, जैसे आवाज़ आती है, चित्र दिखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकल जाता है, वो सब कुछ आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो पहली यूरोपीय बस्ती जो स्थापित की गई थी वो कोची में की गई। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखेंगे थोड़ा पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी, जैसे तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में सबसे पहले गोवा से हुई है 1556 में। और 1961 तक गोवा पर शासन किया पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों के साथ साथ भारत में गोथिक और स्थापत्य कला मतलब विशाल स्मारक तिकोने का आगमन हुआ। इनकी पहली व्यापारी कोठी कोचीन थी, यहीं से क्वेश्चन बना था वो। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1458 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, सब जानते हैं इसके बारे में। और थोड़ा देखेंगे कैसे बढ़ता है। एक
क्वेश्चन कभी कभी संक्षारण का पूर्णतः संक्षारण किसे कहते हैं? तो धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना या चांदी के वस्तुओं का काली हो जाना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। जंग लगने में बना पदार्थ जो होता है फेरिक ऑक्साइड होता है और जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु क्रोमियम होती है। जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, तेल लगाया जाता है, ग्रीज लगाया जाता है, जैसे लेपन किया जाता है या फिर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, एनिडीकरण किया जाता है, जस्ती की परत या जस्तीकरण भी किया जाता है। और जिस लोहा में हम क्रोमियम मिला दें उसमें कभी भी जंग नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं मूल्य उसका डैश कहलाता है? देखो ये एक बात याद रखना, अगर किसी भी देश के अंदर की सीमाओं के अंदर कोई माल उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वो जीडीपी कहलाता है। जैसे हमारे भारत की बाउंड्री के अंदर उत्पादन किया गया कोई माल वो सकल घरेलू उत्पादन के अंदर आएगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखेंगे जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में मतलब देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। और जीएनपी जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। जीएनपी क्या होता है कि जीडीपी में से हमारे भारत का अगर किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं उनकी आय जुड़ेगी और हमारे देश में विदेशी लोग काम कर रहे हैं तो उनकी आय घटेगी, उसे हम जीएनपी कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अब जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, HD 3385 ए ऑप्शन। देखिए गेहूं की नई किस्म HD 3385 ICAR के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है ताकि फसल केवल गर्मी के तनाव को सहन कर सके और बल्कि इसकी उपज को भी बढ़ा सके। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक उड़ीसा में है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 1921 में कहा जाता है। जनांकीय का मतलब होता है कि पहली बार जनगणना में दसीय जनगणना में मतलब दशकीय जो हर 10 साल के बाद होती है, इसमें कमी पाई गई थी। देखेंगे वर्ष 1921 को वर्ष जनसंख्यांकीय विभाजन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति हो रही है और भारत में 10 की विकास दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गम होती हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, नर्मदा और सोन। थोड़ा नर्मदा के बारे में देखेंगे कि नर्मदा नदी गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में होकर बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से हुआ। ये गंगा की समान पूजनीय है और ये खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है और जबलपुर इसी नदी के तट पर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है नर्मदा नदी के तट पर है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इन क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से याद रखें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही था। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। आपसे कृपया हाथ जोड़कर निवेदन और है कि ये जितनी हो सके मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। उनसे कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर जीएस से संबंधित और मैथ से संबंधित सारी वीडियो मिलती हैं, मोटिवेशन से भी वीडियो मिलती हैं। आपका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।